हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अभिक्रिया कोटि ज्ञात करने की तथ्यों की। एक वीडियो हम इसकी पहले बना चुके हैं जो आपको दी गई थी कल। ये आपको दूसरी वीडियो है जो आपको अभिक्रिया कोटि ज्ञात करने में मदद करेगी। 5 बातें हमने पहले बता दी थी, आज ये छठी बात है। छठी बात में आपको ये बात समझनी है कि यदि हमें अभिक्रिया कोटि के प्रायोगिक मान दिए गए हैं। छठा नंबर क्या है, ये तथ्य में हम चल रहे हैं इसके पार्ट 2 पर, और हमें दिया गया हो 6 नंबर, यदि हमें अभिक्रिया के प्रायोगिक मान दिए गए हों, प्रायोगिक मान दिए गए हों तो उनकी सहायता से वेग नियम निर्धारित करके हम कोटि ज्ञात कर सकते हैं या कोटि की गणना कर सकते हैं। कोटि की गणना हम कैसे करेंगे? जैसे देखिए, हमें जैसे अभिक्रिया AA प्लस BB इज इक्वल टू उत्पाद के लिए निम्न प्रायोगिक मान दिए गए हैं। क्या प्रायोगिक मान दिए गए हैं? A की सांद्रता, B की सांद्रता और यहाँ अभिक्रिया वेग। ये हमारे प्रयोग हैं। पहला प्रयोग, A की सांद्रता 0.1 मोल प्रति लीटर ली गई, मोल प्रति लीटर 0.1 मोल प्रति लीटर, और ये वैल्यू आ गई 2 × 10⁻³ दूसरे में हमने A की सांद्रता को दुगना किया, 0.2 मोल प्रति लीटर, और B की सांद्रता को सेम रखा। तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो अभिक्रिया वेग है वो 4 × 10⁻³ हो गया। तीसरे में हमने इसको सेम रखा, 0.1 मोल प्रति लीटर ही, और इसको हमने B को दुगना किया। तो हम देख रहे हैं हमारा जो अभिक्रिया वेग है वो 8 × 10⁻³ हो गया, यानी इसका मान हमारा 2 की जगह 4 गुना बढ़ गया। अब हमें उसने कहा इस अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करो। इस अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करो। कैसे करेंगे भाई? ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। अब हमें इसकी अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम एक सामान्य वेग नियम लिखेंगे। हल देखिए, इसका शुरू करते हैं हम। सामान्य वेग नियम। सामान्य वेग नियम में हम लिख देते हैं वेग बराबर के ए की पावर हमने लिख दिया
x और b की पावर लिख दी हमने y। यदि हमें x और y की वैल्यू ज्ञात हो जाए तो हम इसकी कोटि निकाल सकते हैं। ये हमारा पहला तथ्य था कि जब हमें वेग नियम दिया गया हो तो उसके सांद्रता पदों की घातों को जोड़कर हम क्या निकाल सकते हैं, कोटि का मान निकाल सकते हैं। ये हमारी एक सामान्य वेग नियम हो गया हमने इसके आधार पर। अब हम लेते हैं, यहाँ देखते हैं ये तो बराबर है, तो इनिशियल वेग हो गया। दूसरी अवस्था में हम देखते हैं 0.2 मोल प्रति लीटर, 0.1 मोल प्रति लीटर, 4 × 10⁻³ तो पहली जो समीकरण बनेगी, पहले प्रयोग की समीकरण, यहाँ हम 3 इक्वेशन बना लेते हैं। पहले प्रयोग की बनेगी 2 × 10⁻³ के A की सांद्रता कितनी है 0.1 पावर x, B 0.1 पावर y। अब ये समीकरण नंबर 1 हो गई हमारी। दूसरे प्रयोग के लिए, दूसरे प्रयोग की समीकरण, वेग हमारा कितना है 4 × 10⁻³ के, क्योंकि एक ही प्रयोग है तो k का मान तो नियत ही रहेगा। ये 0.2 कर लिया पावर x, ये 0.1 ही है y, इक्वेशन नंबर 2। फिर तीसरे प्रयोग से हम बनाएंगे एक समीकरण, अभिक्रिया वेग 8 × 10⁻³ है के 0.1 पावर x 0.2 पावर y और इक्वेशन नंबर 3। ये हमारी 3 इक्वेशन आ गई। इन 3 की सहायता से हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालने जा रहे हैं इनकी सहायता से x और y के मान। तो हम क्या करेंगे, पहली वाली समीकरण को दूसरी वाली समीकरण से भाग करते हैं। समीकरण 1 डिवाइड बाई 2, तो ये होगा 2 × 10⁻³ बटे 4 × 10⁻³ बराबर k बटे k 0.1 पावर x, 0.1 पावर y, 0.2 पावर x, 0.1 पावर y। ठीक है जी। ये हम काट देते हैं, कैसे कट जाएगा, 10 की घात ये 1/2 रह जाएगा, 2 दूनी 4, 1/2 बराबर 0.1 0.2 x है। तो ये हमारा अगर हम इसे लिखे तो ऐसे हो जाएगा 1/2 और पावर x, और ये कट, ठीक है। तो यहाँ 1/2 है, ये 1/2 की पावर x है। यदि हम इसे भी ऐसे माने तो यहाँ इसकी पावर कितनी हो जाएगी, इसकी पावर अगर कुछ नहीं होती तो मानी जाती है 1। तुलना करने पर x बराबर 1 आ गया। कितना आ गया, x बराबर 1। अब हम करते हैं समीकरण नंबर 1 को भाग करते हैं अब की बार 3 से। तो ये हो गया 2 × 10⁻³ 8 × 10⁻³ k बटे k 0.1 पावर x 0.1 पावर y 0.2 पावर 1। ये कट गया, ये 1/4, ये हो जाएगा हमारा 1/2 पावर y। इस 1/4 को 1/2 लिखे तो 1/2 की पावर 2 हो जाएगी, 2 दूनी 4 और 1 की पावर 2 लिखें तो ये पावर 2, 1/2 की पावर y। ठीक है, क्योंकि हम इसे लिख देंगे 2 × 2 और इसे लिख देंगे 1 × 1, तो 1 की पावर 2 और 2 की पावर 2, तो ये 1/2 की पावर 2। तो तुलना करेंगे, तुलना करने पर y का मान कितना आ गया, y बराबर 2। तो हमारे पास जो x और y के मान हैं, x का मान 1 और y का मान 2, तो वेग नियम हमारा तैयार हो गया। अतः वेग नियम क्या बन गया, वेग नियम हमारा वेग बराबर k a की पावर कितनी 1 और b की पावर 2,
तो कोटि कितनी हो जाएगी, हम इनकी घात को जोड़ देंगे 3, तृतीय कोटि की। तो इस प्रकार से हमारे ये इस विधि से 6 नंबर की जो विधि हमने बताई, इससे हमारे क्या निकल आएंगे, इससे हमारे निकल आते हैं अभिक्रिया कोटि के मान। दूसरा इसके बाद जो हमारा आता है वो है 7वां नंबर कि हम कैसे अभिक्रिया कोटि का मान ज्ञात करें। दूसरा हम ये देखिए 7 नंबर में हम समाकलित समीकरण से इसमें क्या करते हैं, इसमें समाकलित समीकरण में प्रायोगिक मान रखकर, जो हमें मान दिए गए हैं, मान रखकर k की गणना करते हैं, जिस समीकरण के लिए k का मान लगभग बराबर आता है, उसी कोटि की क्रिया होती है। क्रिया होती तो कुछ समाकलित समीकरण है हमारी शून्य कोटि के लिए। समाकलित समीकरण है हमारी k बराबर x/t, ये प्रथम कोटि के लिए। समाकलित समीकरण है हमारी k बराबर 2.303/t log a/a-x, ये हमने आपको पिछले कांड में बता दी थी। द्वितीय कोटि के लिए होता है k बराबर 1/t a/a-x, तो ये हमारा a/x। तो इस प्रकार से हमारी ये वेग समीकरण है। हर कोटि की मैंने आपको बताई थी कि वेग समीकरण अलग अलग होती है। तो इसमें जब हमें विभिन्न सांद्रताएं दी गई हों, तो सांद्रताओं के आधार पर हम विभिन्न प्रकार से इनके मान रखते हुए पहले प्रयोग के लिए, दूसरे प्रयोग के लिए, तीसरे प्रयोग के लिए k के मान निकालेंगे। यदि इसमें रखने से k बराबर आते हैं हर प्रयोग के लिए, तो शून्य कोटि के अभिक्रिया इसमें रखने से आती है तो प्रथम कोटि की, इसमें रखने से आते हैं तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगी। तो ये हो गई हमारी विधि। और इसके बाद एक हमारी विधि है 8वें नंबर की, जो ग्राफीय विधि है। इसमें कुछ ग्राफ होते हैं, उस ग्राफ से भी हम निकाल सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे ग्राफीय विधि से कोटि की गणना होगी। मैं आपको कुछ ग्राफ बनाकर दिखा रहा हूँ और फिर उसको आपको समझा दूंगा। ग्राफीय विधि ये हमारी आखिरी विधि है। इस विधि में आप देखो अर्धायु काल और प्रारंभिक सांद्रता के बीच हम ग्राफ खींचेंगे। मैं आपको शून्य कोटि, प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि के बीच ग्राफ खींचे हैं, उसके बारे में समझा रहा हूँ। जो हमारी अर्धायु काल होता है वो हमेशा प्रारंभिक सांद्रता की a/n-1 घात के बराबर होता है। यदि हम शून्य कोटि की अभिक्रिया लगाते हैं तो शून्य कोटि, ये हमारी शून्य कोटि की अभिक्रिया है। इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने अर्धायु ली है और इधर हमने प्रारंभिक सांद्रता ली है। प्रारंभिक सांद्रता के साथ साथ ये बढ़ता जा रहा है। कारण क्या है कि जब हम n की वैल्यू रख देंगे 0 तो -1 हो जाएगी, ऊपर आ जाएगा तो t½ समानुपाती a हो जाएगा। माने जैसे जैसे अर्धायु काल बढ़ेगी या प्रारंभिक सांद्रता बढ़ेगी तो अर्धायु काल बढ़ेगा, अर्धायु काल बढ़ेगा तो प्रारंभिक सांद्रता बढ़ेगी। ये इस प्रकार से सीधी लाइन प्राप्त होती है। तो यदि हमें अर्धायु काल और जो प्रारंभिक सांद्रता है वो समय के साथ साथ बढ़ती जा रही है तो हम समझ लेंगे कि वो शून्य कोटि की अभिक्रिया है।
और जब भी हम n बराबर 1 रखें प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि, तो हम देखेंगे कि ये जो टी हाफ का रिलेशन है ये हम आ जाएगा 1 में से तो 1 गया, ठीक है, तो 0 आ जाएगी। तो ये हमारा डिपेंड नहीं कर रहा है एक ही सांद्रता पर, इस पर नहीं डिपेंड कर रहा, एक ही सांद्रता पर डिपेंड नहीं कर रहा है। इसलिए आप देखो टी हाफ सांद्रता के साथ प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रही है। प्रारंभिक सांद्रता हमारी बढ़ रही है लेकिन टी हाफ हमारा जो का त्यों है। तो इसका मतलब ये है कि ये प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। और ये मैंने आपको इसका डेरिवेशन भी बताया था जिसका उत्तर आया, जिसमें हमने रिलेशन प्रूव की थी k बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ। तो ये उसी का आधार पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जब हम n बराबर 2 लेंगे, 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो टी हाफ की वैल्यू आ जाएगी समानुपाती 1/a। तो 1/a के बीच में बात करेंगे तो सीधी लाइन प्राप्त होगी। जैसे 1/a का मान बढ़ेगा वैसे टी हाफ का मान भी बढ़ेगा। ये हमारी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। तो इस प्रकार से हम इन मान के बीच में ग्राफ खींचकर भी कोटि की गणना कर सकते हैं, या हम ये जो हमारे फॉर्मूले हैं इसके आधार पे भी हम लगाकर प्रायोगिक मान रख के भी हम क्या कर सकते हैं। इसलिए इस विधि को हम अर्धायुकाल विधि भी कहते हैं। क्या नाम है इसका? अर्धायुकाल विधि। जब हम केवल प्रायोगिक मान इन सूत्रों में रखेंगे तो ये अर्धायुकाल विधि हो जाएगी, और जब उनके ग्राफ बनाएंगे तो यही अर्धायुकाल की ग्राफ विधि हो जाएगी। अब मोलर सांद्रता व अभिक्रिया वेग के बीच ग्राफ। अभिक्रिया वेग हमेशा एक ही जो अभिकारक की सांद्रता होती है उसकी पावर n होती है, मानिए कोटि है। अगर यहाँ 0 हो तो इसका मतलब ये हो गया कि अभिक्रिया वेग एक ही सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा। देखो अभिक्रिया वेग सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रहा है, सांद्रता कितनी भी करें अभिक्रिया वेग क्या हो रहा है हमारा, कोई परिवर्तित नहीं हो रहा है। तो ये शून्य कोटि की अभिक्रिया। और जब हमारा इसकी n बराबर 1 रखेंगे तो जैसे जैसे देखो यहाँ हमने वेग लिया है और ये सांद्रता, तो सांद्रता के साथ साथ बढ़ रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो अभिक्रिया वेग है माने dx/dt, ये डिपेंड कर रहा है एक ही सांद्रता पर, और यहाँ dx/dt हमारा एक ही सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रहा है। और यहाँ जब हम करते हैं तो हमने सांद्रता का वर्ग लिया है, a की पावर 2 हो जाएगी। तो dx/dt माने वेग समानुपाती होगा a की पावर 2 के, माने सांद्रता का वर्ग के साथ हम वो खींचेंगे तो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से हम अभिक्रिया वेग और अभिकारक की सांद्रता के बीच ग्राफ खींचकर भी क्या निकाल सकते हैं, कोटि की गणना कर सकते हैं। ये हमारी शून्य कोटि की अभिक्रिया, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया, और ये हमारी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। अब मोलर सांद्रता और समय के बीच में हम ग्राफ खींचेंगे। ये जो ग्राफ होते हैं ये हमारे समाकलित समीकरण से आते हैं। यहाँ पर हमने सांद्रता ली है और ये t, इसके बीच ग्राफ खींचेंगे तो हमें ऐसे प्राप्त होगा, माने जैसे जैसे हम समय बढ़ा रहे हैं तो सांद्रता का मान घटता जा रहा है। या log c के बीच और समय के साथ ग्राफ खींचते हैं तो भी log c, यहाँ हमने केवल c लिया है और यहाँ हमने log c लिया है। तो log c में जब हम करेंगे तो ये तो होंगे हमारी शून्य कोटि की अभिक्रिया, और ये रहेगी हमारी प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो इसमें समय के साथ साथ log c का मान घटता चला जाता है। जैसे जैसे हमारा समय घट रहा है वैसे वैसे हमारे log c का मान भी घटता जाता है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ते जाएंगे तो हमारा क्या होगा कि समय हमारा क्या होता है, बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, देखो अगर हम यहाँ देखें तो समय हमारा इस सांद्रता पर यहाँ रहेगा इस प्रकार से। तो log kc के मान साथ खींचेंगे तो हमारे इस प्रकार से एक ग्राफ प्राप्त होता है। यहाँ हमें 1/c लेना है। कितना लेना है? 1/c। तो यहाँ हमें सांद्रता c के साथ ग्राफ खींचना है, log c के साथ, ये c के साथ। ठीक है, तो ये हमारी प्रथम कोटि और ये हमारी द्वितीय कोटि। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो ग्राफीय विधि होती है वो थोड़ी कठिन होती है, इसीलिए समाकलित समीकरण हम करते हैं। तो कभी कभी इन ग्राफों की जरूरत पड़ती है, तो उस स्थिति में आप इन ग्राफों को देख सकते हैं। मुख्य रूप से ये 2 ग्राफ ही हमारे काम में आते हैं, इसलिए आप विशेष इसमें अपना परेशानी उत्पन्न ना करें। ठीक है, तो इसे आप अच्छी तरह से देख लें। ये मैंने आपको तरीके बता दिए हैं किस प्रकार से हम अभिक्रिया कोटि ज्ञात कर सकते हैं। अब हमारे कुछ न्यूमेरिकल रह गए हैं और कल हमारा होगा रविवार। ठीक है, तो संभवतः वैसे तो हमारी रविवार की छुट्टी रहती है,
लेकिन संभवतः ऐसा हो सकता है कि आपको रविवार को एक वीडियो मिले, उस वीडियो में आपको इस पार्ट से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल हम कोशिश करेंगे, जितने भी प्रकार के न्यूमेरिकल आज तक पूछे गए हैं सबका एक एक तरीका आपको ज़रूर बताने की कोशिश करेंगे। एक न्यूमेरिकल आपको लिखकर उसका हम क्या करेंगे, सोल्व करके आपको अच्छी तरह से समझा देंगे। आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।